हेलो बच्चों, आज आप लोगों का जो ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चल रहा था चैप्टर, इसका नेक्स्ट लेक्चर है। और इसके पहले एक लेक्चर आप लोगों का आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम इस दूसरे लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को लेकर आए हैं, जैसा कि थ्योरी के साथ साथ फॉर्मूले जो यूज होते हैं बोर्ड में वो है, और इसमें उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो मतलब ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसमें जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, देखिए न्यूमेरिकल अभी तो मैंने इसमें कम रखा है क्योंकि न्यूमेरिकल को मैं इसके बाद पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल का ही एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसके पहले इसमें जैसे जैसे फॉर्मूले आते जा रहे हैं उससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल लेकर आ जाया हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपके सामने है। ठीक है, तो जो टॉपिक आपके सामने है ये आपका पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 देख लिया है। तो पार्ट नंबर 2 में देखते हैं बच्चों क्या है। पहला जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आपके सामने ये नज़र आ रहा है, पहले इसको देखते हैं। कुछ थ्योरी का पोर्शन है, फिर आज उसके बाद फॉर्मूला है, फिर है न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों? कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। मतलब कोई एक खोखला गोला है, उसका कटा हुआ पार्ट है, जहां से लाइट टकरा के ना वापस चली जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वैसे तो गोलीय दर्पण यहाँ पर हमने 2 प्रकार का लिया है। एक आपका है कॉनकेव मिरर, यानी कि जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं बच्चों अवतल दर्पण। ठीक है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अब क्या है अवतल दर्पण, क्या होता है इसको समझते हैं। कहें कि वह गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, अर्थात ये समझ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। मतलब ये समझिए कि जैसे मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं अवतल दर्पण क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसा एक डायग्राम बना होगा आपके बुक में, और ये जो अंदर की तरफ देखिए, अंदर की तरफ वक्रित है। देखिए इन्होंने बोला है कि जिसका पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की ओर वक्रित है, मतलब वर्क जो वक्र बन रहा है वो अंदर की तरफ है, और पॉलिश्ड सरफेस यानी पॉलिश्ड जो पृष्ठ है वो ऊपर की तरफ है। मतलब अब क्या होगा कि लाइट इधर से आएगी, टकरा के क्या होगी, वापस चली जाएगी। लाइट टकरा के क्या होगी, वापस चली जाएगी। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइट जो इससे टकराएगी वो क्या होगी, टकरा के वापस चली जाएगी, यानी कि क्रॉस नहीं करेगी। अब उपयोग क्या होते हैं अवतल दर्पण के बच्चों? उपयोग का काम जैसे इसमें पहला बताया कि दाढ़ी बनाने के काम आता है। दूसरा आंख, दांत, कान, नाक, गले, ये के जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करके मतलब उस पार्ट को देखते हैं जहां पर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें टेबल लैंप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला एक पॉइंट है मोटर कार, रेल इंजन में तथा सर्च लाइट के लैंप में परावर्तक के रूप में होता है। मतलब इतना इसका यूज है। तो आपने देखा कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण के प्रकार में पहला है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट आपके सामने है उत्तल दर्पण, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है? कह रहे हैं वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बच्चों कुछ ऐसा होता है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है ये। अब देखिए ये बाहर की ओर वक्रित है, लाइट टकरा के यहां से आएगी, लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस केस में क्या था, उस वाले केस में पॉलिश सरफेस क्या था, ऊपर की तरफ था, और इसमें पॉलिश सरफेस किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है। समझ में आई बात? अब यहाँ पर इसका उपयोग क्या है बच्चों? पहला है मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है। जैसे देखिए ड्राइवर होते हैं गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं, कोई कार है, कोई बस है, या कोई भी ऐसी गाड़ी है जिसमें ड्राइवर के पास जो लगा होता है शीशा, आपने देखा होगा मिरर, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसमें ड्राइवर पीछे से आने वाले व्यक्तियों के गाड़ी के प्रतिबिंब को देख सकता है। जैसे कोई आदमी पीछे से आ रहा है तो उसमें आसानी से उसको देख सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को रजतित करने से अवतल दर्पण बनता है। मतलब कि कांच के टुकड़े को बाहर से रजतित मतलब उसको पेंट कर दिया जाता है, या कोई सिल्वरिंग कर दी जाती है, सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है। अगला पॉइंट है कांच के टुकड़े के भीतरी सतह को रजतित करने पर उत्तल दर्पण। मतलब समझे,
अगर ये कह रहे हैं कि कांच के टुकड़े के अगर बाहरी सतह को हम सिल्वरिंग करेंगे, बाहरी सतह को सिल्वरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, अवतल दर्पण। लेकिन कांच के भीतरी सतह को अगर हम सिल्वरिंग करेंगे वो क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण। सिल्वरिंग मतलब जैसे सिल्वर का पेंट कर दिया जाए, ठीक है, उसको पेंटिंग कर दिया जाए यानी पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है बच्चों। तो ये दो तरीके से बनते हैं, एक अवतल दर्पण कैसे बनता है, एक उत्तल दर्पण कैसे बनता है, आपको समझ में आ गया। अगर हम बाहर की तरफ पेंट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और अंदर की तरफ अगर पेंट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे इसमें दिया गया है ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, प्रधान या मुख्य अक्ष है, इन सब के बारे में देखते हैं। थोड़ा छोटा पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है बच्चों, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है बच्चों, उसका जो मध्य बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ध्रुव, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं पोल, ठीक है। अगला है वक्रता केंद्र, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है या भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोले का जो भाग है उसका जो केंद्र है, केंद्र देखिए यहाँ पर बोला गया है दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसमें बोला गया गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, मान लीजिए कोई एक गोला है, सपोज दैट अगर मैं कहूँ आपके सामने बनाऊँ कुछ ऐसा मैं बनाऊँ और इसको मैं ऐसे कट कर दूँ, इसमें दो दर्पण में मैं इसको तोड़ दूँ बच्चों, अगर दो दर्पण में मैं इसको तोड़ दूँ तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। जैसे इधर का ये बन गया आपका कॉनकेव, कॉनकेव मतलब ये बन गया आपका अवतल, और इधर वाला क्या बन गया आपका उत्तल बन गया। अब ये देखिए, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष जा रही है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका पोल है, ये आपका पोल है। पोल मतलब क्या बोला इन्होंने, ध्रुव बोला है। क्या बोला बच्चों, ध्रुव बोला है, ध्रुव, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से इधर की दूरी ये आपकी वक्रता केंद्र कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र। ऐसे इधर भी आएंगे तो इधर के लिए यानी इस मिरर के लिए ये भी आपका क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है, और इसके यहाँ से यहाँ तक लेके जो पॉइंट है वो पॉइंट, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और इधर से भी देखेंगे तो यही पॉइंट इसके लिए भी वक्रता केंद्र है। मतलब कि गोले का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, लेकिन जो कटा हुआ पार्ट का सेंटर होता है, कटा हुआ पार्ट का जो सेंटर होता है उसको ध्रुव बोलते हैं। समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला आता है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है बच्चों, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। करें गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि प्रधान या मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चों, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। मैंने बताया बच्चों, ये जो लाइन जा रही देख रहे हैं आप, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष बोलते हैं प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अब आता है आपका पॉइंट कुछ काम का, जो काम का पॉइंट है उसको समझेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। क्या होता है गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, ये समझिए। देखिए यहाँ पर इसका संबंध होता है बच्चों, क्या होता है, संबंध होता है। जैसे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ये हमको फॉर्मूला बताना है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट की बात है। यहाँ पर पहले इसको समझते हैं क्या लिखा गया है। यानी किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष का बिंदु है। पहली चीज तो किसी दर्पण का फोकस जो है उसका मुख्य अक्ष वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद बस मिलती हैं। मतलब कि जहां जैसे लाइट आई, टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है वही उसकी क्या कहलाती है, वही उसकी कहलाती है यहाँ पर क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष है। करें गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये सब आपके काम का नहीं है, आपसे यहाँ पर सीधा पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो गोलीय दर्पण तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है बच्चों, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं कहूँ कि जो फोकस दूरी होती है, देखिए पहले मैं आपको बताऊँ कि पहले के केस में क्या होता था, डेरिवेशन आपके सिलेबस में होता था, बट अब डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो फोकस दूरी जो होता है बच्चों, फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी ये क्या होता है, ये त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वक्रता
त्रिज्या की आधी होती बच्चों, आधी मतलब बाई 2। अगर इसको हम कहें प्रदर्शित किससे करते हैं तो बच्चों ये तो इस तरीके से आप फॉर्मूला इसको लिख भी सकते हैं, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि इसका नोटेशन जो होता है जिसे प्रदर्शित करते हैं तो देखिए फोकस दूरी को बच्चों f से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं अपॉन 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। यानी आपको ये पता चल गया कि जो हमारे पास f है बच्चों, f उसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं बच्चों, फोकस दूरी। और r को जो बोलते हैं बच्चों, r को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपके लिए काम के थे। ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलिए आगे है बच्चों दर्पण का सूत्र, यानी दर्पण सूत्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मिरर फॉर्मूला भी बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। अब देखिए पहले इसका भी डेरिवेशन होता था सिलेबस में, बट अब आपके डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो मतलब इसका फॉर्मूला केवल याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला इसका होता है बच्चों 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये f, v और u क्या है। देखिए f क्या है बच्चों? f आपको पता है, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, फोकस दूरी बोलते हैं बच्चों। v को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये जैसे u मतलब वस्तु की दूरी और v मतलब जो उसके प्रतिबिंब की दूरी। तो v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और u क्या है बच्चों? u आपका है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये आपका फॉर्मूला है। आपके ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कब प्लस लिया जाता है, कब माइनस लिया जाता है। जब हम अभी इसमें चिन्ह परिपाटी जब पढ़ाएंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि इसमें इसका यूज कैसे न्यूमेरिकल में करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका भी ले सकते हैं। तब आते हैं नए टॉपिक की तरफ। चलिए यहाँ पर है बच्चों चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी जो दिया गया है, चाहे आप कॉनकेव की बात करें चाहे आप कॉन्वेक्स की बात करें, दोनों को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, फिर चिन्ह परिपाटी में बताता हूँ। चिन्ह परिपाटी तब मैं आपको बताता हूँ, पहले दोनों के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। चलिए अगर मैं यहाँ एक डायग्राम बनाऊँ, यहाँ पर ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ बच्चों, और इसको 2 पार्ट में मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। ये मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया बच्चों। अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद अब करना क्या है आपको? देखिए इसमें एक मैं कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण बनाऊंगा, एक मैं उत्तल दर्पण बनाऊंगा, और पूरा सब चीज इसमें बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए मान लीजिए कि ये सरफेस यहां पर पॉलिश कर दिया गया, इधर ये पृष्ठ इधर पॉलिश कर दिया गया और ये पृष्ठ इधर पॉलिश कर दिया गया। ठीक है, ये पॉलिश कर दिया गया। ठीक, अब इससे हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस जो कि सेंटर से जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस जो आपकी सेंटर से जाएगी, वेट, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये सेंटर से जाएगी। अब समझिए इसमें क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कि कब प्लस लिया जाएगा कब माइनस लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसमें चीज़ों को समझ लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए बच्चों अगर मैं बात करूं तो इधर वाला जो ये है इसको बोल रहे हैं हम क्या? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आपको पहचानने भी आना चाहिए कि अवतल दर्पण कैसा होता है। मैंने अभी बताया था कि अवतल दर्पण में बाहर की तरफ क्या होता है, उसको सिल्वरिंग कर दी जाती है, यानी उसको पॉलिश कर दिया जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया जाता है। तो ये हमारा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, उत्तल दर्पण। बात चाहे उत्तल दर्पण की हो बच्चों, चाहे अवतल दर्पण की हो, चीजें सब में दोनों तरफ सेम रहती हैं। नोटिफिकेशन जो इसमें हम आपको बताएं कि जैसे जो आपका साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी है, उसमें केवल फर्क आता है साइन का, कौन प्लस है कौन माइनस, बाकी सब चीजें वही होती हैं। इसलिए जो चीज मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं वही चीज उधर भी है, इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे देखिए, जैसे ये पॉलिश सरफेस है, ये पॉइंट जहां से जहां तक पॉलिश है,
जहां से जहां तक पॉलिश है, इसको बोलते हैं हम अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है, अपर्चर। ये आपका पता है सभी को, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है बच्चों, मुख्य अक्ष है। और यहां पर कुछ चीजें और हैं। अगर मैं कहूं कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और यहीं पर, यहां पर कहीं फोकस ले लिया जाता है तो इसको बोलते हैं हम फोकस दूरी। क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं बच्चों, फोकस, फोकस दूरी बोलते हैं बच्चों, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है। और कुछ बच रहा है अभी इसमें? और कुछ देख लेते हैं, और क्या बच रहा है इसमें भाई? फोकस दूरी हो गई। इसी लाइन को, यहाँ पर लाइन का जो ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। सेंटर को बोलते हैं वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये पूरी जो डिस्टेंस है बच्चों, वक्रता त्रिज्या है, और ये सेंटर पॉइंट जो है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र, ठीक है। अब इस पॉइंट को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है, ध्रुव बोलते हैं। अब जो चीज इधर मैंने दिखाया बच्चों, वही चीज इधर भी है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात है चिन्ह परिपाटी की, तो चिन्ह परिपाटी में क्या लेते हैं बच्चों, इसको समझते हैं। अब चिन्ह परिपाटी में, चिन्ह परिपाटी में पहला पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूं कि जो जितनी भी डिस्टेंस है, जितनी भी डिस्टेंस है वो किधर से ली जाती है? जितनी भी डिस्टेंस है बच्चों वो ली जाती है हमारा सेंटर से। कहां से? सेंटर से ली जाती है, मतलब कि यहां से। तो हम कहेंगे कि सभी दूरियां, सभी दूरियां वक्रता केंद्र, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से, देखिए यहां से ध्रुव से और वक्रता केंद्र से, यानी सेंटर से, हम कह सकते हैं कि ध्रुव से नापी जाती है। कहां से नापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। पहला चीज याद रखिएगा इस पॉइंट को, कभी अगर आ जाए तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, मापी जाती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? पहला पॉइंट ये है कि सभी दूरियां कहां से नापी जाती हैं? ध्रुव से नापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट आपको यह समझना है कि दूसरे पॉइंट में क्या करना है आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएं या राइट साइड में जाएं, यानी कि ऊपर की तरफ जाएं या दाईं तरफ जाएं, तो चीजों को हम धनात्मक लेते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ऊपर तथा दाएं जाने पर, दाएं जाने पर चिन्ह धनात्मक लेते हैं। कैसा लेते हैं बच्चों? धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, ठीक है, लेते हैं, ठीक, ये हो गया। अगर इसी का उल्टा चलते हैं, तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं कि अगर यही चीज हम नीचे जाएं या बाईं तरफ जाएं तो ऋणात्मक लेंगे। यानी कि नीचे तथा बाईं तरफ जाने पर या बाएं जाने पर चिन्ह ऋणात्मक लेते हैं बच्चों, ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ये पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए, तीनों पॉइंट बच्चों, तीनों पॉइंट आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज है तीनों पॉइंट। अब हम दोनों के चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं, तो चिन्ह परिपाटी में क्या समझते हैं? चिन्ह परिपाटी तो ये समझ लिया हमने कि कैसे इसको, मतलब क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं। तो उससे पहले अब हम एक चीज और देखेंगे यहाँ बच्चों। यहाँ पर मैं इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, अब इसके नीचे मैं आपको बताता हूँ कि एक तरफ मैं उत्तल दर्पण लेता हूँ, एक तरफ मैं अवतल दर्पण। समझिएगा, एक तरफ बच्चों मैं क्या लेता हूँ? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण लेंगे तब क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, ये जानना जरूरी है। और अगर उत्तल दर्पण लेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण लेंगे तब क्या प्लस लेना है और क्या माइनस लेना है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए
अब इसमें मैं बताता हूँ, देखिए आपके पास है उत्तल दर्पण और आपके पास है अवतल दर्पण। इसमें प्लस किसको लेंगे माइनस। देखिए पहले मैं बता दूं कि अवतल दर्पण में सभी चीजें जो होती हैं ऋणात्मक ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं, देखिए अवतल दर्पण में सभी दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ऋणात्मक ली जाती है बच्चों, ऋणात्मक ली जाती है। अब ऋणात्मक ली जाती है का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है आपका U नेगेटिव होगा, V नेगेटिव होगा, F नेगेटिव होगा और R भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। यानी आपको ये चीज जानना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम की चीज है। बच्चे यही गलती करते हैं, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं क्योंकि ये चीज उनको नहीं पता होती है, तो एग्जाम में वो सोच नहीं पाते कि उनको प्लस रखना है या माइनस रखना है। ये काम की चीज है, ठीक है। लेकिन अगर यही बात करें बच्चों अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में क्या होती है बच्चों, उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बाकी सभी चीजें धनात्मक होंगी। उत्तल दर्पण में केवल U की वैल्यू ऋणात्मक होनी, यानी U नेगेटिव होगा लेकिन V क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई। F क्या होगा, पॉजिटिव होगा और R भी क्या होगा बच्चों, R भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा आपका, ठीक है, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, ओके। तो ये भी चीजें आपके बड़े काम की हैं बच्चों, ये भी चीजें आपके बड़े काम की हैं, याद रखिएगा। ये सब चीजें भी आपकी बड़े काम की हैं बच्चों, ये भी चीजें आपकी बहुत काम की चीजें हैं और याद रखिएगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर मैं आगे आता हूं नए टॉपिक की तरफ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब है बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसका नाम हम बता रहे हैं आपको क्या है। इसको हिंदी में तो इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बोलते हैं बच्चों, आवर्धन क्षमता बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, अब आवर्धन क्षमता क्या होती है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आवर्धन क्षमता बच्चों दो फॉर्मूला बनते हैं, तो उसके हिसाब से हम दो परिभाषाएं भी बताएंगे। देखिए दोनों परिभाषाओं को समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दोनों परिभाषाओं को दो फार्मूले के सहायता से मैं समझाता हूं आपको। देखिए पहला तो फॉर्मूला है बच्चों, अगर मैं बोलूं कि आवर्धन क्षमता की परिभाषा पहली क्या है, अगर मैं कहूं कि फॉर्मूला जो होता है m इक्वल्स टू माइनस का v/u, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी, तो हम कहेंगे कि बच्चों प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं बच्चों। इसको रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी कि
प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं बच्चों। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, आवर्धन क्षमता को मैंने बताया m से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का v बाई यू, याद रखिएगा इसमें माइनस लगता है बच्चों। अब इसमें v क्या है ये सभी बच्चों को पता है, v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। एक तो फॉर्मूला ये बना, एक परिभाषा ये बन गया। एक और परिभाषा बनता बच्चों, अगर मैं बोलूं कि एक और परिभाषा क्या बनता है, एक परिभाषा बनता है, फॉर्मूला मैं आपको यहां लिख देता हूं पहले। देखिए m बराबर होता बच्चों I अपॉन ओ, I अपॉन ओ, I अपॉन ओ। अब क्या होता है, मैं I अपॉन ओ से क्यों प्रदर्शित करता हूं, I का मतलब होता है बच्चों इमेज, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ये आपको पहचानने में आसानी रहती है। I क्या है, I है वस्तु की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई जो भी बोल दीजिए, ऊंचाई या लंबाई जो भी बोल दीजिए आप। O को बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई, ठीक है। इसका मतलब परिभाषा क्या बनेगा, अगर मैं कहूं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, तो एक परिभाषा तो ये भी तो बन गया। तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं बच्चों, आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये दो परिभाषाएं आपकी बहुत काम की है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, अब उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं, ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। आपके सामने ये क्वेश्चन है आपका, जो आपका ये प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न नंबर आपका 1 है। मैं एक क्वेश्चन को उठाता हूं, इसको देखता हूं क्या करना है। देखिए यहां पर बोला गया कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। समझिए ये जो 4 सेंटीमीटर साइज बोल रहा बच्चों, किसका है, बिंब का। बिंब का मतलब आई की साइज है, आई, आई मतलब 4 सेंटीमीटर है। क्या है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब बच्चा ये पता करना है आपको कि 15 सेंटीमीटर प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो ये बात कर रहा है अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। और अवतल दर्पण के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्या करना होता है, सभी वैल्यू क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है, माइनस में ली जाती है। तो इसका मतलब f माइनस में हो जाएगा बच्चों। और बिंब में किसी 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर इतना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी वस्तु जो है वो कहाँ रखा गया, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहे हैं दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति, अच्छा ये वस्तु की है, कोई वस्तु है, ये आई नहीं है, ये कोई, देखिए यहाँ पर लास्ट में प्रतिबिंब आपसे पूछा गया, आई नहीं है बच्चों, ये आपका ओ है, ठीक है, ओ है आपका ये ओ है, ठीक है, ये आपका ओ है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया क्या, एक तो आई बताइए,
आई। दूसरा प्रतिबिंब की दूरी बताइए, प्रतिबिंब की दूरी बताना है वो, और प्रतिबिंब की साइज बतानी है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है। तो आपको v पता है, v पता करने के लिए f और u दिया गया। तभी बच्चों आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एक फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही तो पढ़ाया था फॉर्मूला मैंने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। f बताइए कितना रखा है आपका, -15 यानी कि 1/-15। v आपको निकालना है। u बच्चों आपका कितना है, u आपका है -25, ठीक है, यही तो है। अब इस नेगेटिव को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 25 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 1/25 माइनस 1/15 बराबर 1/v। 25 और 15 का एलसीएम बच्चों हो जाएगा 75। सभी बच्चों को जानते हैं कि 25 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 75। 25 तिया 75 तो 1 तिहाई 3, 15 पचे 75, 1 पंचे 5 बराबर 1/v। तो बच्चों यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो यानी 1/v कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2, नीचे बचेगा 75, यानी माइनस का 2/75 बचेगा बच्चों। इसको पलट देंगे तो v बराबर हो जाएगा 75/2, वो भी किसका, माइनस का। तो कट पिट के आ जाएगा बच्चों माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी बनेगी कितनी बनेगी, माइनस का 37.5 सेंटीमीटर बनेगा बच्चों, माइनस का 37.5 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके नेक्स्ट पार्ट पे अभी आपको आई निकालना है। तो आई निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया बच्चों, एक फॉर्मूला मैंने बताया था m का। देखिए m का दो फॉर्मूला था, m इक्वल्स टू था ये आपका माइनस का v/u, ठीक है, ये था ना, और एक और था I/O। तो बच्चों मैं अगर आपसे कहूं कि केवल इतने पोर्शन को आप उठा लीजिए, इतने पोर्शन से आपका काम चल जाएगा, तो कर लीजिए इसी में। देखिए v, यहाँ पर v है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला, माइनस का v/u इक्वल्स टू I/O, ठीक है बच्चों, I/O माइनस का v कितना आया बच्चों, v आपका आया -37.5, तो अंदर रखते हैं माइनस का 37.5। u कितना बच्चों आपका, u है आपका माइनस का 25, i आपको निकालना है और o आपको दे रखा है 4, ठीक है। देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 37 कटेगा आपका कितने से, अगर इसको आप काटेंगे तो माइनस, पहले इसको मैं बैलेंस कर लेता हूँ, माइनस देखिए पॉइंट हटा के मैं यहाँ 0 बढ़ा देता हूँ, 375 डिवाइड बाई 250 इक्वल्स टू I/O, ठीक है, I/O, O का मतलब कितना है 4, O का मतलब कितना बच्चों 4 है। अब देखिए इसको आपको काटेंगे कैसे, क्या ये 2 से कटेगा, अगर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 125। अब 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 एकम 25, 12 37, 25 पंचे 125, यही हुआ। फिर 5 से कटेगा तो 5 3 15, तो बच्चों यहाँ पर बचेगा -3 इक्वल्स टू I/2। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6 सेंटीमीटर, माइनस का 6 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, माइनस का 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। यानी आपसे दो चीज पूछा गया था, I की वैल्यू पूछी गई थी और V की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमने निकाल दिया यहाँ पर, और इसकी प्रकृति भी पूछी गई है। प्रकृति क्या होगी, अगर देखिए ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा, इसका जो प्रकृति होगी, यहाँ मैं प्रकृति भी लिख दे रहा हूँ बच्चों, प्रकृति याद रखिएगा, कभी अगर धनात्मक आती है तो ये ऋणात्मक आती है तो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा बच्चों, उल्टा बनेगा, ठीक है, ठीक। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अब। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न 2, ठीक। अब इसमें क्या बोला गया, पहले इस चीज को समझते हैं। कह रहे हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती है, पहले आप लिख लीजिए किसकी बात कर रहा है, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। पहली चीज तो ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है बच्चों, कह रहा है कि अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनती है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनने का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनती है, इसका मतलब क्या है, 10 सेंटीमीटर
यानी कि यहाँ पर ये फोकस दूरी इसकी बता रहा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनती है, यानी कि एफ दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जब 2 सेंटीमीटर लंबाई वाली किसी वस्तु को, लंबाई की बात कर लिया, लंबाई मतलब ऊंचाई, तो यानी कि आपको ओ दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर बच्चों, 2 सेंटीमीटर किसी वस्तु को दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी वस्तु को रखा जाता है, तो यानी u बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। तो कह रहे हैं दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति और आकार बताइए, मतलब आपको I फिर से बताना है और आपको O फिर से बताना है बच्चों, ये दो चीजें आपको करना है, आपको ये दो काम करने हैं। आप अगर इसको प्रैक्टिस करना चाहें, प्रयास करना चाहें तो एक बार प्रयास कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए आप चेक कर लीजिएगा, वैसे मैं बताता हूं इसमें करना क्या है। आपको एक फॉर्मूला पता है कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर होता है बच्चों 1/v और प्लस का 1/u होता है। f कितना है आपका माइनस का 10, यानी 1/-10, v आपको निकालना है, u आपको दे रखा माइनस का 15। कहानी वैसे ही है जैसा कि अभी हम लोगों ने किया था, सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन लग रहा बेटा। इसको इधर लाइए, माइनस से प्लस हो जाएगा तो 1/15 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम 15 और 10 का क्या हो जाएगा, 15 और 10 का हो जाएगा बच्चों कितना, कितना हो जाएगा 15 75 कितना, 150 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा वैसे ही। तो 10 इधर चला जाएगा, 15 उधर चला जाएगा, यानी 10 माइनस 15 हो जाएगा 1/v। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 15 गया, माइनस का 5 डिवाइड बाई 150 इक्वल्स टू 1/v। 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 3 15 0, यानी बच्चों आपका 1/v जो आ रहा है माइनस का 1/30 आ रहा है, तो v कितना आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। एक आंसर आपका आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, जो आपको रिक्वायरमेंट थी आपने उसको निकाल लिया। अब आपको निकालना है i, तो फिर अभी फॉर्मूला हमको पता है, अभी वही फॉर्मूला लिखेंगे हम फिर से, m इक्वल्स टू माइनस का v बाई यू इक्वल्स टू i बाई ओ, यही लगाएंगे हम। तो बताइए v कितना है, अब देखिए इतने पोर्शन को फिर से उठा लीजिए, इतने पोर्शन को, तो माइनस का v बाई यू इक्वल्स टू i बाई ओ, यही तो है। अब बताइए, अब यहां पर क्या रखेंगे, v की वैल्यू कितनी आई आपकी -30, तो माइनस बाहर रखिए, माइनस का 30, u आपका कितना है माइनस का 15, ये गिवन है, तो माइनस का 15 हो जाएगा। i आपको निकालना है और o आपको दे रखा कितना, o आपको दे रखा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 15 दूना 30, तो सीधा सीधा क्या बचा यहाँ पर बच गया माइनस का 2 इक्वल्स टू आई बाई 2, तो आई बराबर कितना आ गया, माइनस का 4 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर से प्रकृति वही रहेगी, नेगेटिव आ गया ना, तो प्रकृति क्या रहेगी बच्चों, प्रकृति रहेगी वही जो अभी हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा बच्चों, उल्टा बनेगा। ठीक है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रश्न संख्या आपका तीसरा है, ये प्रश्न संख्या बच्चों आपका तीसरा है। ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए अब आप देखिए, अभी आप लोगों ने अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन किया, अब आप करेंगे उत्तल दर्पण से रिलेटेड। देखिए अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना, कि वीडियो को एक बार देखिए, फिर इसके क्वेश्चंस को नोट करके फिर से प्रैक्टिस करिए। और मैं बता रहा हूं कि अगर आपने पूरे साल भर ये प्रोसेस पूरा कर लिया ना, तो चाहे वो मैथ का हो चाहे ये हो, दोनों काम आपका हो जाएगा। अभी केमिस्ट्री की भी क्लासेज आएंगी आपकी, अभी पहले मैं फिजिक्स कंप्लीट कर लूँगा, मैथ चल ही रही है, अभी मैथ की भी वीडियो आती रहेगी आपकी, उसके बाद फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद आपकी केमिस्ट्री आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहे हैं किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, किसकी बात हो रही है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो क्या होना है इसमें समझते हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बच्चों दे रखा है इस बार आर, कितना दे रखा, 3 सेंटीमीटर। अब सभी बच्चों को पता है अगर वक्रता त्रिज्या दे रखा, फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं, यानी फोकस दूरी f इक्वल्स टू r/2 होता है, यानी कि 3 का आधा यानी 3/2, यानी f आ गया 1.5 सेंटीमीटर।
क्या ये नेगेटिव लिया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में केवल u की वैल्यू नेगेटिव होती है, बाकी सभी वैल्यू पॉजिटिव ली जाएंगी बच्चों। और कह रहे हैं कि अच्छा ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर या मीटर में, चलिए इन्होंने कहा सेंटीमीटर या मीटर में, तो अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, यहाँ देखिए इन्होंने मीटर में लिया है, तो इसको मीटर में कर लीजिए। एक काम करिए, इसको मीटर में कर लीजिए। इन्होंने अपने मन का काम कर रहे हैं भाई, ये कभी सेंटीमीटर बोल रहे हैं, कभी मीटर बोल रहे हैं, एक ही चीज बोल देना चाहिए इनको, आधा अधूरा काम कर रहे हैं। ये मीटर है और यहाँ पर भी क्या कर लीजिए, मीटर। अगर यहाँ मीटर है तो मैं मीटर ही लेके चल रहा हूँ, सेंटीमीटर नहीं। अगर आप मन करें सेंटीमीटर में, अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेके चलेंगे तो इसको भी आपको सेंटीमीटर में लेके चलना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बस मतलब बस एक वस्तु है, बस एक क्या है, वस्तु है। अगर वस्तु है, वस्तु की दूरी कितनी है, 5 मीटर। अब ये तो निगेटिव में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो वस्तु की दूरी है, निगेटिव लेना ही पड़ेगा बच्चों। फिर कह रहे हैं कि तब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताइए। फिर से वही कहानी इन्होंने कर दिया, पुराना वाला केस, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, साइज सब बता रहे हैं, यानी कि आई बताना है, वी बताना है, उसकी प्रकृति बतानी है। अब ये सब चीजें हैं, तो आप इसको अगर चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। आपको अगर करना हो तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो मैं करा ही रहा हूं। चलिए, अगर मैं कहूं फॉर्मूला लगेगा 1/f इक्वल्स टू कितना, 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, f कितना है बच्चों, f आपका 1.5 है, 1.5 है, तो 1/1.5 इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। ठीक, इसको इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, तो 1/5 प्लस 1 देखिए यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो इसको मैं 10/15 लिख दे रहा हूँ, 10/15 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया। इधर बच गया आपका 1/v। अब एलसीएम लेने में 5 और 15 का एलसीएम बच्चों हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15, तो 1 तिहाई 3, 15 एकम 15, तो 10 एकम 10, 1/v। तो कितना है बच्चों, 10 3 13, कितना आया, सही जा रहे हैं, 10 3 13, 5 और कितना 15, यही तो आएगा ना। ठीक, तो 1/v बराबर 13/15, तो v कितना आएगा बच्चों, v आप डिवाइड करके इसको निकाल सकते हैं, 13/15 आपका ये आ रहा है। तो अगर आप इसको कट पिट करेंगे तो कितना आएगा, v बराबर हो जाएगा 15/13, 15/13। जब इसको डिवाइड करेंगे 13 एकम 13, 2 15, लगभग 1.15 आएगा बच्चों, 1.15 मीटर आएगा। ये आपका आंसर आ गया इसका v का। अब v आ गया 1.15। अब आपसे पूछ रहा i की वैल्यू बता दीजिए, i की वैल्यू नहीं पूछा है, आई की वैल्यू इन्होंने नहीं पूछा है, इन्होंने आवर्धन क्षमता देखा जाए तो पूछा है सीधा सीधा। एक्चुअली इसको आई नहीं पूछा बच्चों, ये आई नहीं पूछा है, यहां पर इसको एम पूछा गया है, एम पूछा गया, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताना तो कह तो रहे हैं, लेकिन प्रतिबिंब की कोई साइज यहां पर दी नहीं गई है, प्रतिबिंब की साइज यहां पर कोई भी नहीं दी गई है, तो हम सीधे m निकालेंगे। तो m का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m का फॉर्मूला होता है माइनस का v/u होता है। तो m बराबर माइनस का v कितना है बच्चों, v आपका है कितना 1.15 और u कितना है आपका, u आपका है माइनस का 5, माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.15 अपॉन कितना 5, तो लगभग ये बच्चों आपका आएगा 0.23 आएगा, 0.23 आएगा। अब इसकी प्रकृति की अगर बात करें तो प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति अभी देखिए जब माइनस आया था तो हमने कहा था वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, लेकिन अभी प्लस आ गया तो आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनेगा बच्चों, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा। ये आपका प्रश्न नंबर 3 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आता हूं प्रश्न नंबर 4 पर। चलिए, प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है बच्चों। प्रश्न संख्या 4 क्या बोला जा रहा है इसको समझते हैं। पहले कह रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण है। पहली बात तो इन्होंने बोल दिया उत्तल दर्पण के लिए, चलिए मैंने साइड में रख लिया उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अगर ये उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं बच्चा लोग,
तो कह रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण है, 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 है। तो दर्पण की फोकस दूरी बताइए। देखिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, दर्पण की वस्तु से दूरी यानी वस्तु की दूरी कितनी है, यानी u दे रखा है, कितना है -40 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई का 1/3 है, वस्तु की लंबाई का 1/3 है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि जो I है वो 1/3 है किसका, O का, यानी कि I/O का जो अनुपात आएगा बच्चों 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यही तो बोल रहे हैं, जो प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई का 1/3 है। तो पूछ रहे हैं कि फोकस दूरी बता दो, फोकस दूरी बता दो। तो भैया ये इतना जब काम कर लिया है तो हम क्या करते हैं, फोकस दूरी भी निकालते हैं। फोकस दूरी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, v चाहिए, u चाहिए, u तो है लेकिन v नहीं है, तो काम करते हैं यहां से हम v निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, v निकाल लेते हैं। तो v कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे I/O का, तो फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए अभी एक फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ा था, m माइनस का v/u I/O, ये तो पढ़ा था ना सभी बच्चों ने। इतने पोर्शन को आप उठा लीजिए पहले, तो माइनस का v/u बराबर बच्चों I/O हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब बताइए v आपके पास कितना है, v आपके पास है ही नहीं, निकालना है, ओके। u आपके पास कितना है बच्चों, -40 है, रख लिया। I/O का पूरा रेशियो कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है, माइनस से माइनस कट गया, तो v की वैल्यू तो पहली चीज तो आ गई आपकी 40/3 सेंटीमीटर, 40/3 सेंटीमीटर। ये निकालना नहीं था लेकिन ये जरूरत है हमारी, ये जरूरत है, इसको पूछा नहीं है, इसने कहीं पूछा नहीं है कि प्रतिबिंब की दूरी बताइए, बट हमारी ये जरूरत है, निकालना इसलिए जरूरी है। देखिए फॉर्मूला जो लगाएंगे आप 1/f = 1/v और प्लस 1/u। अब निकालना है आपको फोकस दूरी, बताइए 1/f अपनी जगह पर रहेगा, v आपका आया है 40/3, रख लीजिए 1/40/3 और v कितना है, आप u कितना है आपके पास, u आपके पास -40 है, 1/40। बताइए ये 3 ऊपर जाएगा तो 1/f = 3/40 - 1/40। एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40, ऊपर हो जाएगा 3 में से 1 गया, सीधे सीधे 2। कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 20 दूना 40। बच्चों f की वैल्यू तो आपकी कितनी आ गई, f की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। बच्चों ये आपका ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आगे है कोई क्वेश्चन कि नहीं भैया, अब नहीं है, अब नहीं है बच्चों। आज का लेक्चर यहीं तक हम कंप्लीट करेंगे और फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।